नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम जो बच्चे इस बार 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आर्ट्स वाले बच्चे, और जिनका आर्ट्स में जो है वो इकोनॉमिक्स है, उनके लिए टॉप ऐसे 10 क्वेश्चन, जैसा कि हम हिस्ट्री में लेकर के आते हैं, ज्योग्राफी में लेके आते हैं, पॉलिटिकल में, तो अब इकोनॉमिक्स के बच्चे के लिए भी हम उनका वीवीआई टॉप क्वेश्चन लेकर के आए, जो कि एकदम वीवीआई है। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में जो है वो बार बार पूछे गए। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों का सीरीज हम आपको लेकर के आते हैं। यदि बहुत सारे सीरीज में अगर ऐसे हैं आप 5-10 सीरीज में जुड़ जाएंगे तो इकोनॉमिक्स के बच्चों को भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, हम अधिक से अधिक प्रश्नों को अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे प्रश्न हम आराम से निपटा देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि 10 क्वेश्चन जो हम यहाँ पे आपको कराने वाले हैं, तो लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि सर 10 में मेरा कितना सही होता है, 5 सही होता है, ये 6 सही होता है, 8 सही होता है, ये 10 में 10 सही होता है या फिर एक भी सही नहीं होता है। तो ये आपको कमेंट में लास्ट में बताना है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ऐसे स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा होगा। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा प्रश्न है, आपको जवाब देना है। प्रश्न है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था का साधन होता है, और आप बताइए कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था का साधन भाई कैसा होता है, पर्याप्त होता है या फिर सीमित होता है, असीमित होता है या फिर गैर उपयोगी होता है। तो सभी लोग जानते हैं, पहले आप अपना ए और बी लिख लेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है। उसके बाद जो हम बोलते हैं उसको अलग नोट करना है सही आंसर को, और फिर आप कंपेयर कर लेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, उसके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो सीमित ही होते हैं। ठीक है, अब सीमित क्यों होते हैं, चूंकि चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, चूंकि इच्छा लोग को ज़्यादा होता है। अगर आपके पास 100 रुपया होता है तो खर्च करने का इच्छा 200 का होता है, 500 का होता है, तो ऐसा लगता है कि 100 रुपया भी कम है। और जिसके पास 10 रुपया खर्च करने की इच्छा होता है उसके लिए लगता है कि शायद 100 रुपया रहता तो बहुत हो जाता। ठीक है, तो यही चीज़ होता है, हमेशा जो आपकी इच्छा होती है वो आपके बजट से ऊपर ही होगी। अगर मान लेते हैं टीवी लेने के लिए सोच रहे हैं 32 इंच और आपके पास बजट है 8,000 आपको, तो लगेगा कि थोड़ा और पैसा रहता तो वन प्लस का ले लेते, 12, 15, 16 हज़ार के आसपास में अच्छे कंपनी का आ जाता है। इसके कारण तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था का जो साधन होता है वो क्या होता है, सीमित। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न आएगा आपको इकोनॉमिक्स में। थोड़ा सा अजीब टाइप के भी प्रश्न है, सभी टाइप के प्रश्न हम आपको यहाँ पे लिए हैं ताकि आसान प्रश्न और जो भारी प्रश्न है सब पे आपका अच्छा तैयारी हो जाए। चलिए, तो पूर्ण प्रतियोगिता में ... लाभ की प्राप्ति होती है। आपको बताना है पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है उसमें लाभ प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन भी दिए गए हैं, क्या लाभ अधिकतम होती है या फिर लाभ शून्य होती है या फिर लाभ जो होती है वो सामान्य होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से जवाब देना है, सही ऑप्शन आपका क्या हो सकता है। तो अगर बात कर ले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के प्रवृत्ति को पहले समझेंगे। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जिसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं। बताते हैं आपको जानकारी के लिए कि एक बाजार का एक ऐसा रूप है, मान ली बाजार है तो इसमें क्रेता भी बहुत सारे होते हैं। माने क्रेता मतलब खरीदने वाले बहुत सारे होंगे, इसकी कमी नहीं होंगे। और जो विक्रेता की बात कर लेंगे, जो सेलर होता है वो विक्रेता भी काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, ऐसे में जो लाभ होता है वो अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि आप महंगे दर पे बेचेंगे तो जो उपभोक्ता है खरीदने वाला वो दूसरे दुकान पे चले जाएंगे, क्योंकि विक्रेता भी अधिक है। अच्छा, शून्य भी नहीं हो सकता, कोई भी तो जीरो लाभ पे कोई वस्तु को बेचेगा नहीं। तो इस बाजार में जो खास करके लाभ की प्राप्ति होती है दुकानदार को, वो होती है आपका सामान। तो दूसरा का आपका यहाँ पे सेकेंड का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हम लोग एकदम आगे। अब तीसरा है सर आपका बाजार। बाजार शब्द का सही अर्थ बताइए। बाजार शब्द का सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है कि क्रय विक्रय स्थल, दूसरा है ग्रामीण हाट या बाजार को हम एक बाजार कह सकते हैं, या फिर सुपर बाजार को हम बाजार कह सकते हैं, या कोई माध्यम चाहे वो स्थान हो, चाहे वो टेलीविज़न टेलीफोन हो या फिर इंटरनेट हो, या फिर जिसके द्वारा वस्तु का क्रय और विक्रय हो सके। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें, यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको लग रहा होगा ये भी पहले आप लिख लीजिए।
अब हम अपना जानकारी हम आपको दे, ध्यान से सुनेंगे। बाजार के मतलब अगर होता है, ध्यान दीजिएगा बात को, हमारा बाजार जिसको अंग्रेजी में मार्केट कहते हैं, इसके लिए कोई जगह नहीं होता है। जैसे हम अक्सर बाजार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मन में वही इमेजिंग हो जाता है कि बड़े बड़े मॉल होगा, पूरे पक्की सड़कें होंगे, या फिर कहीं पे घनिष्ठ जो होंगे तरह तरह के दुकानों का एक घनी आबादी वाला इलाका, जहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग सामान बिकने के लिए अलग अलग दुकान वगैरह है, फुटपाथ है, रोड थोड़ा जाम वाम लगता है। तो ऐसा आपको फिगर बन रहा हो तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, उसको बाजार नहीं कहते। बाजार का मतलब होता है चाहे एक उपभोक्ता यानी खरीदने वाला जिसको कहते हैं क्रेता को उपभोक्ता, और एक को कहते हैं हम विक्रेता। ये याद रखेंगे, एक को क्या कहेंगे, विक्रेता। ये जो विक्रेता और जो क्रेता है यानी एक खरीदने वाले और एक बेचने वाले, तो ये दोनों आपस में मिले या फिर ना मिले तब भी याद रखेंगे बाजार। जैसे आप भीड़ भाड़ वाले बाजार पे जाते हो तो बेचने वाला भी आपसे मिलता है, आप खरीदने वाले हैं, दोनों की मुलाकात होती है। लेकिन आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो जो बेचने वाला यहाँ पे ऑनलाइन में अपना एक मान लेते हैं कि वेबसाइट वगैरह बनाया हुआ होगा, जो भी होगा, अब उसकी वेबसाइट से हम खरीदते हैं तो मेरे पास तो एक डिलीवरी बॉय आता है जो हमको वस्तु देता है। बेचने वाला सेलर से तो हमारी मुलाकात नहीं होता, मेरे पास डिलीवरी बॉय आया तो फिर भी वो वस्तु हमको मिल जाता है, तो वो बाजार कहलाएगा। यानी चाहे कोई स्थान से आप लेंगे तो भी बाजार हो सकता है, या फिर टेलीफोन की मदद से कोई सामग्री हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो भी बाजार हो सकता है, या इंटरनेट के माध्यम से कोई वस्तु को हम खरीद या बेच रहे हैं वो भी बाजार हो सकता है। यानी कोई भी ऐसा माध्यम हो सकता है कि जिसके द्वारा वस्तु का केवल क्रय और विक्रय हो सके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो तीसरा के यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो चौथा प्रश्न है सर, बड़ी प्यारा प्रश्न है, ये इजी है, आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। उत्पादन के साधन क्या है? ऑप्शन आपको वो दिया गया है, उत्पादन के साधन क्या भूमि है, श्रम है, पूंजी है, या फिर इनमें से सभी। तो उत्पादन के साधन जैसा कि आप 9-10 में ही पढ़ लिए होंगे कि इनमें से सभी। उत्पादन के साधन में आप 5 साधन पढ़े होंगे, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, तकनीक है, साहस है, ये सारा कुछ आप पढ़े होंगे। चलिए, अब एक प्यारा सा प्रश्न है, ये 12th का है और फर्स्ट बुक से ये प्रश्न लिया गया है। टॉपिक आपका है लागत और उत्पादन और लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। चलिए, स्थिर आगत यानी इसको हम लागत ही कहते हैं, घबराना नहीं आपको। किस काल में स्थिर रहते हैं? जो स्थिर आगत है वो किस काल में स्थिर रहते हैं? ऑप्शन 1 है अल्पकाल में, दूसरा है दीर्घ काल में, तीसरा है दोनों काल में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो जो अल्पकाल होते हैं, पहले आप समझेंगे स्थिर लागत कहते किसको है। ये वो लागत होते हैं कि आपको उत्पादन जितना भी आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, तो उत्पादन के बढ़ने पर भी ना बढ़े, उत्पादन के घटने पर भी ना बढ़े, उसी को कहते हैं स्थिर लागत। ये ध्यान से सुनेंगे। जैसे अगर हम एक कोचिंग लिए तो कोचिंग जब खोलने के लिए लेते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे बेंच लगाएंगे, यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो बेंच है, ये बेंच मेरे पास कैसा लागत है? अब बेंच जैसे ही हम लगा देंगे तो 2 बच्चा बेंच पर बैठा है, ये 4 बच्चा बेंच पर बैठा है, बताओ बेंच तो एक ही रहेगा। 10 बेंच लगा दिए तो चाहे हम 5 बच्चा बैठा है, 10 बच्चा, बेंच तुरंत जो है बदल नहीं सकता है। अब यहाँ समझेंगे, ये जो कोचिंग है, इस कोचिंग का किराया हमारे को लग गया 2000 रुपये मंथली, मान लेते हैं कि 2000 रुपये मंथली। अब यहाँ पे हम एक बच्चा भी बैठाएंगे तो महीने के हमसे 2000 लेंगे। अगर ये 50 बच्चा का सीटिंग है तो 50 बच्चा भी पढ़ा देंगे तो हमको 2000। ऐसा नहीं कि 50 बच्चा हो गया तो कहेंगे 3000 किराया लाइए। अब ऐसा नहीं कि एक बच्चा आएंगे तो कहेंगे कि छोड़िए सर जी आप 500 किराया दीजिए, ऐसा होता नहीं है। तो उत्पादन या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, हमें जो लागत है, जो खर्च आ रहा है वो उतना ही आता है, उसी को स्थिर लागत कहते हैं। तो ये कब हो सकता है, स्थिर कब तक रहेगा? अल्पकाल में। बताइए, लंबे समय तक क्या किराया वही रह सकता है? नहीं, लंबे समय में किराया चेंज हो सकता है। तो ये याद रखेंगे, दीर्घ काल में तो स्थिर लागत काम नहीं करेगी। दीर्घ काल में हो सकता है बोर्ड खराब हो सकता है, बेंच बदलने की नौबत आ सकती है। तो ये आपका सही जो जवाब हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द राइट। याद रखेंगे अल्पकाल में। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, ये ध्यान से देखेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। आराम आराम से आप बताते चलेंगे। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज में हमारे जुड़ पाइएगा उतना ही जो है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एग्जाम को लेकर के, और ये जो डर है ना, जो बेचैनी है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 5-7 वीडियो सीरीज में आप बने रहेंगे तब तक।
आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है। आय का एक ऐसा हिस्सा जो उपभोग, कोई भी वस्तु वगैरह लेने पे हम खर्च जो है वो नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है? बचत कहला सकता है, अपव्यय कहलाएगा, गुणक कहलाएगा या फिर मांग कहलाएगा। तो जो बच्चा, जाहिर सी बात है कि जो शेष हम किसी चीज पे नहीं खर्च करते हैं तो वो मेरा सेविंग होता है, वो मेरा बचत होता है। तो सही जवाब ए हो जाएगा आपका बचत। 6 का ये ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। अब धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया प्रश्न और आने शुरू हो जाएंगे ताकि आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। इस प्रश्न पे आपको शायद जो है कि अभ्यास नहीं होगा। रोजगार का सिद्धांत ... से संबंधित है। आपको बताना है कि रोजगार का सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में व्यष्टि अर्थशास्त्र लिखा गया है, ये आपका ये यहाँ होना चाहिए, ऑप्शन 1 है। ठीक है, इसको आप मत समझिए कुछ। अब बताना व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं या फिर समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, उपरोक्त दोनों से संबंधित है या फिर उपरोक्त कोई नहीं। आपको ये बताना है कि रोजगार का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो ये जो रोजगार का सिद्धांत है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र से। रोजगार में किसी एक व्यक्ति की रोजगार की बातें नहीं चलती है, एक परिवार की रोजगार की बात नहीं। जिसे हम कहते हैं कि देश में रोजगार, बेरोजगारी की समस्या वगैरह है, रोजगार कम उपलब्ध है, तो उसमें बहुत सारे लोगों की रोजगार शामिल होते हैं, यानी मैक्रो हो जाता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र वो कहलाएगा। तो ये याद रखेंगे, कई बार उसका पूछ देगा उससे संबंधित या फिर कहेगा कि उसका नाम है। तो रोजगार का जो सिद्धांत है इसका कभी कभी दूसरा नाम अगर पूछ देता है तो दूसरे नाम में याद रखेंगे कि इसको कहते हैं आय का सिद्धांत। याद रखेंगे रोजगार के सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत को कहते हैं आय का सिद्धांत। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र उसको कहते हैं हम लोग कीमत का सिद्धांत। ठीक है, ये सब कुल प्रश्न भी ध्यान रखेंगे। तो 7 का यहाँ भी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न जो है उस तरह का हम आपके सामने लिए आए, अभी समझाएं। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है, बताना है आपको। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक यानी और कोई नाम है। आय सिद्धांत, दूसरा कीमत सिद्धांत, तीसरा है आपका उपभोक्ता सिद्धांत, चौथा है उत्पादक सिद्धांत। तो सही जवाब हो जाएगा अभी जैसे कि हम बता दिए कि समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक जो नाम है वो है आपका आय का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है। तो ये भी आपको बता दें कि व्यष्टि यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका वैकल्पिक नाम है, तो उसको कहते हैं कीमत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कीमत सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न कर अगर फोकस करते हैं हम, अगला प्रश्न है मेरा प्यारा सा प्रश्न है, लास्ट ये बड़ा समझने वाला है। परिवार एवं फर्म के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहते हैं? आपको बताना है। मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह या फिर आय का चक्रीय प्रवाह या फिर पूंजी प्रवाह। फटाफट से आप सोच करके अपना जवाब जो है वो हमें कमेंट में करें। अभी आराम से डीपली हम आपको समझाएंगे, ये समझने वाला प्रश्न है। चलिए जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई जो है आपका परिवार है और ये जो कोई है वो क्या है? तो कंपनी वाला है। ये कोई फर्म, इसको आप समझ सकते हैं, यानी कंपनी में ये कोई परिवार वाला। अब क्या होता है ना कि परिवार वाला इसके यहाँ क्या करता है भैया? तो काम करेगा। काम को क्या कहते हैं? तो श्रम कहते हैं। काम को क्या कहते हैं? श्रम। तो कंपनी वाले इस परिवार वाले को बदले में क्या देगा? कुछ पैसा वैसा देगा कि नहीं देगा? पैसा देगा, पैसा देगा ना। तो ये इसका जो पैसा दिया या तो वो इसका आय कहलाएगा या फिर ये जो है वो उसका मजदूरी कहलाएगा। ठीक है, मजदूरी। आप सुन करके काम चला लेंगे, बहुत गजब टाइप का लिखा रहा है, शायद आपको ना दिख पाए। अब देखिए जैसे ही ये आदमी इसको पैसा दिया, कंपनी वाला परिवार को पैसा दिया, तो पैसा खर्च करेगा तब वो कोई ना कोई वस्तु पे खर्च करेगा। वो वस्तु कोई कंपनी बना रहा है तब वो किसी तरह से पैसा फिर इसके पास चला जाएगा। यानी ये पैसा परिवार वाले के पास अब पैसा क्या किया गया? तो खर्च किया गया। ये हो गया आपका खर्च। अब जैसे ही परिवार वाले अगर पैसा खर्च करते हैं तो कंपनी वाले बदले में अब क्या उसको देंगे? तो कंपनी वाले बदले में उसको वस्तु देंगे। तो बढ़िया से समझेंगे बात को। अब यहाँ पे 2-3 बातें आ रहा है, लेकिन अगर अब यहाँ से दो हम अलग अलग निकाल दे कि अगर कंपनी वाले उसको वस्तु दे रहे हैं और परिवार वाले इसके यहाँ श्रम कर रहे हैं, तो इसको जो है हम कहते हैं वास्तविक प्रवाह। लेकिन बढ़िया से समझेंगे, अगर कहेंगे कि परिवार वाले की तरफ से खर्च किया जा रहा है और फर्म वाले की तरफ से अगर बात कर ले तो आय की प्राप्ति परिवार वाले के हो रहा है,
तो आय यानी इनकम की अगर प्राप्ति हो रहा है उसको कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। अब प्रश्न पढ़िए, कह रहा है ना कि परिवार एवं फर्म के बीच किसका भाई, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे, तो ये परिवार वाला इसके यहाँ सेवा दिया, काम किया, लेबर एक तरह से सेवा हो गया। तो इधर वाला क्या इसको दिया, वस्तु दिया। तो ये दूगों के ले लेंगे तो ये दूगो जो है वो आपका वास्तविक प्रवाह हो जाएगा। और ऊपर और नीचे कैसे ले लेंगे कि ये परिवार वाला जो है से कि खर्च किया और कंपनी वाले जो है से कि वस्तु, यानी परिवार और कंपनी यानी फर्म के बीच अगर श्रम और याद रखेंगे खर्च, व्यय और वस्तु का अगर प्रवाह हो रहा है तो उसको कहेंगे मौद्रिक प्रवाह। मतलब मुद्रा का प्रवाह होगा तो वो मौद्रिक प्रवाह कहेंगे। मतलब अगर केवल वस्तु और श्रम का प्रवाह होगा उसको वास्तविक प्रवाह कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये एक टर्न टाइप का क्वेश्चन था, इसको भी हम समझाएं आपको। तो जाहिर सी बात है कि आपको चीज़ें समझ में आए होंगे। आप अपने मित्रों के पास भी शेयर कर देंगे जिनका इकोनॉमिक्स है, ना भी हो तो इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि हम उन सबके लिए जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो अगर डेली एक दिन बीच कर करके शाम के 7 बजे एक सीरीज हम आपको अपलोड करेंगे, तो वहाँ पे आप 2 दिन पे 10-10 क्वेश्चन देखेंगे तो अभी से एग्जाम आते आते आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। बाकी आपको अगर लाभ मिला होगा तो ज़रूर जाते जाते एक लाइक कर दिया कीजिए, और अगर आपके काम का चैनल है तो चैनल सब्सक्राइब करके ही रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले हम 10 टॉप 10 क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन शुभ हो।